जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुमन मस्ती क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न का आज हम लोग उत्तर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का दूसरा रूप है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना से देखते हैं कि तुम निचले जाति के हो तो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो, तुम निचले जाति का हो तो मेरे साथ स्कूल में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम बाहर बैठो। इस सब चीज के बारे में हमारे भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में महान संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। देखो बाबू, रुचि का मतलब होता है मन। अगर हमारा मन है खाने का तो हम खाएंगे, अगर हमारा उसमें रुचि नहीं है खाने का तो हम नहीं खाएंगे। सबसे पहले तो आप समझ गए कि रुचि क्या होता है। तो रुचि होता है मन। तो हमारे बाबा साहब जी कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति का मन है बिजनेस करने का, उसमें उनका रुचि है तो वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये श्रम विभाजन का क्या है, दूसरा रूप है। लेकिन जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो व्यक्ति करना चाहता है तो उसे करने की अनुमति दे दिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्तियां जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि काम का विभाजन जाति पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति पे होगा, जो हमारे माता पिता जो कार्य कर रहे थे, अगर जो हमारे माता पिता अगर मछली मारने का काम कर रहे हैं तो हमारे समाज के लोगों के द्वारा हमको भी मछली मारने का कार्य सौंप दिया जाता था, क्योंकि जो हमारे माता पिता थे ना उसी पेशा में पहले से थे, तो उसी पेशा में हम लोगों को भी ढाल दिया जाता था। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि काम का विभाजन जाति पर नहीं होना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय समाज में
जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है। व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनको श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है। वो गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, तभी ही समाज के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, श्रम विभाजन तय कर दिया जाता है, और वह जो बच्चा होता है उसी जो माता पिता का कार्य होता है उसी में बंध जाता है और वो समाज का विकास कर नहीं पाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिसमें अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है कहते हैं कि हमारे समाज में पेशे के अनुसार ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है। अगर हम मनपसंद कार्य करना चाहते हैं तो हमको करने नहीं दिया जाता है, इसलिए जो हमारा समाज है वो आगे बढ़ नहीं पाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आजादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ जाता है। हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर हम लोग मनपसंद कार्य करना चाहते हैं तो हमें श्रम विभाजन के द्वारा नहीं किया जाता है। तो हमारे बाबा साहब जी बताते हैं कि मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है। अगर उसमें आपका रुचि भी है तो आप उस काम को कर नहीं सकते हैं, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं। और जाति के अनुसार ही कार्य को क्या करते हैं उसी चीज के बारे में हमारे भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि जो हमारे माता पिता जी हैं जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य को हमको भी पेशा के अनुसार ही करना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला जो है अस्वाभाविक है, श्रम विभाजन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा
व्यवस्था में श्रम विभाजन का चुनाव आदर्श तथा सभ्य समाज। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जो हमारा समाज है वो जात पात के नाम पर क्या करते हैं, नेता लोग को वोट देते हैं। जब जो हमारा नेता होता है कोई शिक्षा पे कार्य करने के लिए आता है तो कहते हैं कि शिक्षा सुधारने के लिए जब आते हैं तो कहते हैं कि हम शिक्षा सुधार देंगे, हमको वोट दीजिए। कोई आता है तो कहता है, कोई नेता आता है तो कहता है मैं स्वास्थ्य पे काम करूंगा, मुझे वोट दे, हम स्वास्थ्य सुधार देंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, अपने जात पात पर क्या चलाते हैं, देखते हैं कि हमारे जात का जो संख्या है कितना है, उसी को क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। तो जात पात के नजरिए से जो हमारा समाज है वो बहुत ही पीछे चला गया है, इसीलिए हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ नहीं रहा है और देश का उन्नति नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भावना मन से नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता अखंड मजबूत होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं मेरे भारत के देशवासियों, मेरे भाइयों, आप लोग एकजुट होकर छुआछूत की भावना छोड़ दीजिए और एक साथ होकर अपने समाज का विकास करने के बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो बहुत ही पीछे चला गया है। तो आप लोग समाज को सुधारिए। जब हमारा समाज सुधरेगा तो हमारा गांव सुधरेगा और गांव सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा और देश सुधरेगा तो हम लोगों का बहुत ही। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, 20 के दांत। क्या 20 के दांत, जिनके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, इनका हम लोग लेखक परिचय देखेंगे इसके बाद। तो जय हिंद।